आपने अभी तालिका से उद्योगों का वर्गीकरण समझा था। अब जानेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण विस्तार से। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कितने प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है? आकार, कच्चा माल और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर किसी भी उद्योग को आकार, उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक की संख्या और उत्पादन की मात्रा, ये तीन चीज़ें आकार में होती हैं किसी भी उद्योग के। पूंजी कितनी लगी है, श्रमिक कितने श्रमिक कार्य करते हैं और उत्पादन किस मात्रा में हो रहा है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अब जानेंगे हम घरेलू उद्योगों के बारे में। ये इसकी तालिका थी जिसमें अलग अलग उद्योगों के बारे में जानते थे। अब जानेंगे हम घरेलू उद्योग किसे कहते हैं। तो सबसे पहला उद्योग जो घरेलू उद्योग था उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। यह वह उद्योग होता है जो उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों, परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपनी दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या उसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। सभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी कर लेते हैं कि क्या, जैसे हमने गेहूं के बदले में जूते चप्पल खरीद लिए, या जो अगरबत्ती बनाते हैं अगरबत्ती दे दी और उसके बदले में आइसक्रीम ले ली। इस प्रकार का वस्तु विनिमय प्रणाली भी इन उद्योगों के जहाँ ये बनते हैं वहाँ होती है। सभी अपने उत्पादों की अदला बदली करते हैं। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे जो घरेलू उद्योग है उसमें ये चित्र देखो, ये बर्तन बनाने का चित्र है और यहाँ पर ये लघु उद्योग वाली एक असम की दुकान है जहाँ पर झोपनी, टोकनी आदि ये हाथ से बनी हुई सामग्री मिल रही है। अब जानेंगे इन उद्योगों में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ की, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े के कई प्रकार का सामान भी इनमें बनाया जाता है। सुनार, सोने के सामान भी और चांदी, तांबे के आभूषण भी इन्हीं लघु उद्योगों के माध्यम से बनते हैं। कुछ शिल्पकार वस्तुएं बांस और स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से भी अपनी चीज़ों का निर्माण करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसमें उत्पादन की तकनीकी निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्ध कुशल श्रमिक, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पर थोड़ा पढ़े लिखे श्रमिकों की आवश्यकता, और शक्ति के साधन में जल विद्युत शक्ति, बिजली आदि का उपयोग इनके यंत्रों को चलाने में किया जाता है और रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। तो यह उद्योग भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील देशों में अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको रोजगार देने के लिए इस प्रकार के उद्योग बनाए गए हैं। अब है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार चाहिए, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, यानी तकनीक से युक्त इंजीनियर जैसे कहते हैं IIT वाले बच्चे, और विकासशील प्रौद्योगिकी चाहिए। इनके लिए अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है और यह पहले उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका इतना अधिक विकास हो गया है कि अब विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में इन उद्योगों का है। ये जो कि चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा है। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को इनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 समूह में
परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में होते हैं, और दूसरा उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, इनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। मतलब ये विकसित वाले यानी अमेरिका और यूरोप और जर्मनी वाले उद्योग हैं, जहाँ पर बहुत बृहद मतलब बहुत समय से उनके बृहद उद्योग चल रहे हैं। और उच्च तकनीकी वाले जैसे चीन अभी नया नया उभर के आया है, भारत अग्रसर हो रहा है, तो ये जो देश हो रहे हैं वो कौन सी उच्च प्रौद्योगिकी वाले हो रहे हैं। और ये वाले देश परंपरा से मतलब यूरोप में तो सबसे पहले ही औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो वहाँ परंपरा बन गया है चीज़। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण जानेंगे। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को हम 5 शीर्ष के अंतर्गत मतलब 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 है कृषि आधारित, नंबर 2 है खनिज आधारित, नंबर 3 है रासायनिक आधारित, और 4 है वन पर आधारित, और 5वां है पशु पर आधारित। कृषि पर आधारित खेतों से प्राप्त कच्चे माल की प्रक्रिया द्वारा तैयार को माल का रूप बदलकर विक्रय कर ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार के उद्योगों से फिर भोजन तैयार करने की चीज़ें बनती हैं, शक्कर, अचार, फल का रस, है ना, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, है ना, रबड़ उद्योग, ये सभी उद्योग आते हैं कृषि पर आधारित। अब भोजन और कृषि से तैयार माल से मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बाबंद खाद्य फसलों का तैयार करना, मिठाइयाँ भी सम्मिलित की जाती हैं। आगे जानेंगे खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज पर आधारित उद्योग में इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, और कुछ उद्योग अलोय धात्विक का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात और सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि, ये अलोह धातु के उद्योग होते हैं, है ना। और इन उद्योगों का अधात्विक खनिजों में प्रयोग भी किया जाता है। मतलब जो धातु पर आधारित उद्योगों में लोह उद्योग होते थे, फिर धातु में ही 2 प्रकार के उद्योग, एक में हीरे जवाहरात भी होते हैं, ये भी धातु तो होती है पर लोह धातु नहीं होती। और जो अलोह धातु वाले वो सीमेंट, मिट्टी, बर्तन आदि होते हैं। अब है रासायनिक पर आधारित। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, मतलब पेट्रोल का जो अपशिष्ट बनता है उसे बचता है, उससे जो उद्योग चालू किया जाता है उसे पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। इससे 5000 प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जो हम क्रीम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ये सब रसायन पर आधारित उद्योग होते हैं। जानेंगे वनों पर आधारित उद्योग। तो वन से प्राप्त हुई मुख्य और गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयुक्त होती है, जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और घास, लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। ये देखो अलास्का के लकड़ी की लुगदी का कारखाना यहाँ पर है ना। पर पशु पर आधारित उद्योग, तो चमड़ा और ऊन पशुओं से कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। चमड़े उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त हाथी दांत से हाथी दांत वाले वो बनते, कंगन आदि बनते हैं ना। फिर उत्पाद और आधारित उद्योग, तो अपने कुछ मशीनों एवं औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लोह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। ये उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम आधारभूत उद्योग। ये प्रश्न बहुत आता है कि लोह इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो उसका कारण है कि वो जो लोह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है, पर इस उद्योग से लोहे से मशीनें बनती हैं और मशीनें अन्य उद्योगों को चलाने में सहायक होती हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें उपभोक्ताओं के हेतु उपलब्ध कपड़ा बनाता है, इसीलिए इसे लोहा इस्पात उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है
उदाहरण के तौर पर रोटी, बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के कागज़, टेलीविज़न, श्रृंगार का सामान का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले तथा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर 3 तरह के उद्योग होते हैं। सबसे सार्वजनिक उद्योग जिसे हम सरकारी उद्योग कहते हैं, जैसे अपने भोपाल में देखा जाए तो कौन सा है, भारी बिजली का जो यंत्र है भेल में, है ना, वह क्या है, सरकारी उद्योग है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देश में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। जैसे चीन में जो उद्योग होते हैं वो सभी सरकारी होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, है ना। अमेरिका आदि में निजी उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया जाते हैं और भारत में मतलब दोनों प्रकार के, कुछ निजी हैं और कुछ सरकारी हैं। फिर दूसरा है निजी क्षेत्र, मतलब जो स्वयं द्वारा खोले जाते हैं, जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है और ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर ऐसे उद्योग ही पाए जाते हैं। अमेरिका में जो उद्योग होते हैं वो पूंजीवादी होते हैं और एक के अधीन होते हैं। तो अपन जैसे अपने भारत में रिलायंस है, ये कैसा है, निजी उद्योग है उनका, है ना। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है। किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। तो जो इस प्रकार के उद्योग होते हैं जब कई उद्योग मिलकर एक रूप बन जाते हैं, कई लोग मिलकर अपना एक संगठन बना लेते हैं, उसको हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। अब परंपरागत बड़े पैमाने पर वाले औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे हम। तो ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रासायनिक निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादित इत्यादि का कार्य किया जाता है। किसमें, बड़े पैमाने के उद्योग में। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में निम्न पहचान बिंदु हैं। निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व, जिनमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण अनाकर्षक होता है, जिनमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण पर्याप्त भूमि के क्षेत्र भी होते हैं। ऐसे अपने भारत में बहुत सी जगह अपन को देखने को मिल जाते हैं। जर्मनी का रूह कोयला क्षेत्र, यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा, इस्पात और यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है रहा है। और पर कोयले की मांग की कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा। यहाँ लोहे अयस्क समाप्त होने पर भी जलमार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा है। जर्मनी के इस्पात उद्योग का 80% रूह से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण तथा औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी है। अब रूहर के भविष्य की संपन्नता कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल, कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बाजार बन गए हैं, जिससे एक नया रूहर भूदृश्य विकसित हो गया है। अब आपके उसमें 2 उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं जो विस्तार से आपके में 4 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। उन 4 नंबर के क्वेश्चनों में आता है सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग, कि लौह इस्पात उद्योग क्या है और इसके स्थानीयकरण के क्या कारण हैं। तो लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की आधारशिला है, इसके लिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत उद्योग इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पादन भी भारी होते हैं, मतलब लोहे से बनी हुई वस्तुएं भारी होती हैं। लोहा निकालने के लिए वो लोहे अयस्क को झोंका भट्टियों के कार्बन कोक एवं चूना पत्थर के साथ पिघलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है
तब उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि इस्पात कैसे बनता है, तो कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर बनता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है। जहाँ लोह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना, पत्थर आसानी से उपलब्ध होता है, वहीं पर यह उद्योग स्थापित किया जाता है। जहाँ कच्चा माल आसानी से पहुँच जा सके, जैसे पत्तन के समीप, परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिसका निर्माण और प्रचलन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है और परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा ही किया जाता था। पर अब छोटे इस्पात संयंत्र, इसमें केवल एक प्रकार इस्पात निर्माण होता है, अधिक लगने लगे हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह एक जटिल उद्योग है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण हुआ, यानी स्थापित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर अपलेशियन पर्वत, महान झील क्षेत्र, इरी, क्वींसलैंड, लोरेन, बफेलो और ड्यूलथ आदि क्षेत्र तथा अटलांटिक तट में, जिसमें स्पैरोज पॉइंट, मोरिसविले आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अल्बामा में भी हुआ है। पीट्सबर्ग का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा है। आपके में क्वेश्चन आएगा, जंग का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं, तो पीट्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, वल्केसबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत संघ, रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्गिंगम एवं सेलफील्ड, जर्मनी में डुइक्सबर्ग, डोरंटमूड और डुलूसडोर्फ एवं एसेन, और फ्रांस में ली क्विसोंट एवं सेंट इटली, सोवियत रूस में मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं तुला, यूक्रेन में क्रिवोई रोग और दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई, वियतनाम एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और उपयुक्त सभी केंद्रों को आप अपने एटलस पर बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। आज आपका गृह कार्य तो अपने एटलस पर जितने भी मैंने ये जिलों के नाम बताए हैं या औद्योगिक केंद्रों के नाम बताए हैं, उनको देखना है। सूती वस्त्र उद्योग, इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करदा एवं कारखानों के द्वारा किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था, क्योंकि हथकरघा उद्योग चलाएंगे और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली के करधों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु इनमें सबसे अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। किसमें? बिजली वाले हथकरघे में। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छे कपास की किस्म चाहिए। विश्व के 50% से भी अधिक इस कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान भी
आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। क्या हो गए, अब कृत्रिम रेते पेट्रो रसायन से बनते हैं, तो अब सूती वस्त्र को थोड़ा स्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की। अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहां पर श्रम लागत कम है। यानी अपने भारत में अब सूती वस्त्र का उद्योग होता है। अब उद्योग में एक उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना भी आती है। आपके में प्रश्न आएगा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना लिखिए। तो निर्माण क्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उच्च वैज्ञानिक एवं इंजीनियर उत्पादकों का निर्माण गहन शोध और विकास के प्रयोग से किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफ़ेद कॉलर, इनको जिस तरह एक बार अपन ने लाल कॉलर वाला नाम सुना था, ये सफ़ेद कॉलर वाले लोग होते हैं जो कि सूट बूट पहनकर और एसी कमरों में अपना कार्य संपन्न करते हैं का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर और श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी जो बेचारे काला हाथ का काम करते हैं उनको नीले कॉलर वाला श्रमिक कहा जाता है। और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर पर आधारित डिजाइन तथा निर्माण होता है। धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औद्योगिक उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। यह भूदृश्य में विशाल भवन, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस उद्योग में इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थलीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रादेशिक संकेंद्रित कर रहे हैं यानी एकत्रित कर रहे हैं। आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को उदाहरण इसका, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी का नाम सुना होगा आपने। सिलिकॉन घाटी क्या है? सैन फ्रांसिस्को की आधुनिक तकनीकी वाली औद्योगिक सिटी है एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। भारत में भी कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं। कहाँ पर? मुंबई में। और कहाँ पर? कर्नाटक के पास वाले राज्यों में। और विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में उद्योग का बड़ा योगदान है। कौन कौन से उद्योगों का बड़ा योगदान है? तो लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। और विश्व के प्रमुख ये निर्माण उद्योग हैं। और उद्योग ही किसी देश की क्या होती है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। आज वही देश शक्तिशाली बनता है जो कि विश्व का औद्योगिक प्रदेश होता है। धन्यवाद।